प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 15th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स। अब देखिए कि क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और इसके बारे में अन्य डिटेल जानने से पहले हम बोर के परमाणु मॉडल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनको हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, उन बातों को हम रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो देखिए कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया था कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में घूमता है, और वो निश्चित पथ जो है क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है, ठीक, या जिसको इंग्लिश में हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, लेकिन इसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली। लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत और डी ब्रोगली कंसेप्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो है एक निश्चित पथ में, एक कक्ष में या एक ऑर्बिट में घूमना संभव ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज हम पिछले लेक्चर्स में प्रूव भी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में नहीं घूम सकता, एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। तो ऑर्बिट की जगह पर हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो है क्या है? ऑर्बिटल, ठीक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कक्षक। ओके, और ऑर्बिटल के बारे में आपको पता ही है कि ऑर्बिटल क्या होता है, कक्षक क्या होता है, कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र, नाभिक के गिर्द वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो? अधिकतम हो, ठीक है। नाभिक के गिर्द वो क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है या ऑर्बिटल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट बात हमने रिवाइज की वो ये है कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कक्ष में नहीं बल्कि एक कक्षक में रहता है। अब देखिए, कक्षक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम बोर के मॉडल के बारे में हम सीखे वो ये है कि बोर ने जो परमाणु का मॉडल दिया था वो एक प्लेनर मॉडल था, यानी एक परमाणु को एक प्लेन पर हम दिखा सकते हैं, कागज की एक सतह पर हम दिखा सकते हैं, ठीक। यानी ये एक किस्म से बोहर के अनुसार परमाणु जो है एक डिस्क की तरह से गोल था, ठीक। लेकिन वास्तव में क्या है कि परमाणु एक डिस्क की तरह से गोल न होकर के किसकी तरह से गोल है? फुटबॉल की तरह से गोल है, ठीक। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से 3 डायमेंशनल होता है, 2D नहीं होता बल्कि 3D होता है। ओके, तो हम अब परमाणु के 2D मॉडल की जगह पर 3D मॉडल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब इस टाइप के मॉडल में, यानी ऑर्बिटल वाले मॉडल में जो है एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। और उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास 4 संख्याएं होती है, ठीक। और वो 4 संख्याएं क्या कहलाती है? क्वांटम संख्याएं कहलाती है। अब आइए देखते हैं क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। कि क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स जो है वो 4 संख्याओं का एक ग्रुप होता है, 4 संख्याओं का एक समूह होता है, जो एक परमाणु में हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। अब देखिए कि संपूर्ण जानकारी का मतलब है कि हमें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस, पूरा पता, अर्थात उसकी स्थिति के बारे में हमें क्वांटम संख्या बताती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, कौन से कक्षक के अंदर है, ठीक है। और उस कक्षक का जो शेप एंड साइज है, उसका ओरिएंटेशन यानी उसका विन्यास है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कौन देगा? क्वांटम संख्याएं देगी। अब क्वांटम संख्याएं जो है, जैसे मैंने आपको बताया कितनी होती है? 4 संख्याएं होती है। अब देखिए पहली क्वांटम संख्या कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको ml से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और फोर्थ एंड लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको ms से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए कि इनमें से पहली 3 क्वांटम संख्याएं जो है
वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त हुई। और चौथी क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर या प्रचक्रण क्वांटम संख्या जो है वो बाद में प्रवेशित की गई थी, श्रोडिंगर समीकरण से नहीं मिली है ये। ओके, अब देखिए कि चारों क्वांटम संख्याएं जो है ये किसी व्यक्ति के पोस्टल एड्रेस यानी पिन कोड की तरह से होती है। ठीक है, पोस्टल पिन कोड की तरह से होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास किसी कॉलोनी का मैप है। इस कॉलोनी के अंदर क्या है, इस मोहल्ले के अंदर क्या है कि 4 मुख्य गलियां हैं। ठीक, और ये मुख्य गलियां आगे जाकर के कुछ पतली गलियों के अंदर विभाजित हो जाती है। जैसे पहली गली जो है एक गली के अंदर ही सिमट गई है, दूसरी जो है आगे 2 गलियां जो है आगे निकल गई है, तीसरी जो मेन गली है मुख्य गली है उसमें से 3 गलियां निकली, चौथी में आगे 4 गलियां निकली हैं। और ये इसके अंदर कुछ घर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रत्येक घर में मान लेते हैं कि 2-2 व्यक्ति रहते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास पहुंचना है, तो हमें जैसे मान लेते हैं कि 4 संख्याएं दे दें। ठीक, तो पहली संख्या जो है वो आपको ये बताएगी कि आपको किस मेन गली के अंदर एंट्री करनी है। जैसे मेन गली में जैसे 1 2 3 4 पहली संख्या आपको दे दी, मान लिया कि 3 दे दी। ठीक, आप 3 नंबर गली में चले गई। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर आगे 3 गलियां हैं। ठीक है, इनका नाम हम दे देते हैं SPD। ठीक, कुछ ऐसे दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको दूसरी गली में यानी P में जाना है। ठीक, अब इसमें आगे 3 घर हैं, इन 3 घरों का नाम देते हैं XYZ। तो मान लीजिए आपको Y में जाना है। ठीक, अब इस घर के अंदर भी 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक, तो एक +½ में रहता है, एक -½ में रहता है। तो एक +½ ले लेते हैं, दूसरा -½ ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से में जाना है उसके हिसाब से। ठीक, तो इस तरह से पहला नंबर आपको मुख्य गली में एंट्री करवाएगा, दूसरा नंबर आपको जो उप गलियां हैं उसमें एंट्री करवाएगा, तीसरा नंबर जो है आपको उस घर के अंदर एंट्री करवाएगा, और चौथा नंबर जो है आपको ये बताएगा कि आपको कौन से बंदे से मिलना है, +½ वाले से या -½ वाले से। जैसे ये घर है ना, इसका आधा हिस्सा +½ आधा हिस्सा -½ इस तरह से आप मान करके चल सकते हैं। तो हमारा जो परमाणु का नया मॉडल है वो भी कुछ इसी तरह का है। अब देखिए कि परमाणु का मॉडल भी जो है कुछ इसी मोहल्ले के नक्शे जैसे होता है कि यहाँ पर देखिए कि जैसे इस मोहल्ले में ऐसे मुख्य गलियां है ना, यहाँ पर मुख्य कोष होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य कोष। जैसे ये पहला मुख्य कोष है, दूसरा मुख्य कोष है, तीसरा मुख्य कोष है, चौथा मुख्य कोष है। ठीक, ये जैसे मैंने यहाँ पर इसका एक पार्ट ही दिखाया है, पूरा गोल नहीं दिखाया इसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ मुख्य गली के अंदर आगे उप गलियां होती है ना, यहाँ पर हर एक मुख्य कोष के अंदर क्या होते हैं? उप कोष होते हैं। ठीक, अब किस मुख्य कोष में कितने उपकोष होते हैं इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। और हर एक उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, और हर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ जो है अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपने एक्स पर भी घूमती है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर भी घूमते हैं और अपने एक्स पर भी घूमते हैं। तो अब इतना समझने के बाद जो है हम क्वांटम संख्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चारों क्वांटम संख्याओं को डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आता है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नेचुरल नंबर में वैल्यूज हो सकती हैं। और ये हमें मुख्य कोष के बारे में बताता है कि कोई जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो किस मुख्य कोष में होगा। n = 1 का मतलब k कोष है, n = 2 का मतलब l कोष है, n = 3 का मतलब m कोष की बात कर रहे हैं, n = 4 का मतलब n की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से मुख्य क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताता है? मुख्य
कोष के बारे में बताता है। इसके अलावा दूसरी बात जो मुख्य क्वांटम संख्या हमें ये बताता है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है। ठीक, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। या हम इसको दूसरी तरह से भी इसी बात को हम कह सकते हैं कि ये हमें मुख्य कोष के साइज के बारे में बताता है। ठीक, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा मुख्य कोष का साइज भी जो है वो बढ़ता जाएगा, आकार भी इसका जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसके अलावा तीसरी जो मुख्य क्वांटम संख्या में बताता है वो किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें तो En = -1312/n² किलो जूल पर मोल, ये वाला फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अगर n का मान रखते जाएंगे हमें ऊर्जा की वैल्यू भी मिलती रहेगी। ठीक, और मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या बताते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि मुख्य कोष के अंदर क्या होते हैं, मुख्य कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। अब कक्षकों की संख्या जो है, कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, ये n² के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कक्ष सिर्फ n = 1 है तो 1 का स्क्वायर सिर्फ एक ही कक्षक होगा वहां पर। n = 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 कक्षक होंगे। ठीक, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब लास्ट बात जो है मुख्य रूप से आपको मुख्य क्वांटम संख्या बताती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जितने कक्षकों की संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो, 2n² के हिसाब से जो है अधिकतम जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक। आगे सेकंड नंबर पे दिगंशी क्वांटम संख्या या बॉहम क्वांटम संख्या, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसाइडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। और ये हमें किसी भी मुख्य कोष में उपकोष के बारे में बताती है। और किसी भी दिए हुए n के लिए जो l की वैल्यू है, बॉहम क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर n = 1 है तो l की जो वैल्यू है वो 0 से 1-1 यानी 0 तक ही हो सकती है, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और n = 2 है तो l की जो है कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 से 2-1 यानी 0 से 1 तक। n = 3 है तो l की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2, 3-1 2। ओके, n = 4 है तो l की जो है वो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखिए कि l = 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है s उपकोष। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा चित्र बना के समझाता हूँ आपको। जैसे ये परमाणु का नाभिक है और ये हमारे पास पहला मुख्य कोष है। ठीक, पहला मुख्य कोष यानी n = 1 है तो l की वैल्यू एक ही है, यहाँ पर 0 वैल्यू, 0 का मतलब एक सिंगल वैल्यू है, यानी ये s उपकोष को रिप्रेजेंट करती है कि इसमें सिर्फ एक ही उपकोष है। ठीक, n = 2 है तो यानी दूसरा मुख्य कोष है, उसमें 2 उपकोष आपको मिलेंगे। ठीक, तो 0 रिप्रेजेंट करती है s उपकोष को और 1 रिप्रेजेंट करता है p उपकोष को, तो इसमें एक s और एक p होगा n = 2 के लिए। इसी तरह से n = 3 है तो
इसमें 1 2 3 उपकोष मिलेंगे आपको। n इज इक्वल टू 3 है तो एस पी डी 3 उपकोष मिलेंगे। n इज इक्वल टू 4 है तो आपको 4 उपकोष मिलेंगे, 1 2 3 और 4। n इज इक्वल टू 4 के लिए तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F, यानी S, P, D और F 4 उपकोष आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि L की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब S उपकोष है, L की वैल्यू 1 है तो P उपकोष, L की वैल्यू 2 है तो D उपकोष और 3 है तो F उपकोष है। ठीक, उसके बाद जैसे L की वैल्यू 4, 5, 6 वगैरह कुछ ऐसे आती है तो F के बाद G, H वगैरह इस तरह से उपकोष जो है वो आते रहेंगे। ठीक, अब देखिए कि इसके अलावा दिगंशीय क्वांटम संख्या जो आपको क्या बताती है। दिगंशीय क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार के बारे में बताती है और संबंधित उपकोषों की अपेक्षिक ऊर्जा के बारे में बताती है। मान लेते हैं कि जैसे n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3 उपकोष है S, P और D, यानी 3S, 3P और 3D का इनको हम नाम दे सकते हैं। तो इसमें S उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, P की उससे ज्यादा, D की सबसे ज्यादा होगी, यानी एक ही कोष से संबंधित जो उपकोष है उनकी ऊर्जा के बारे में कौन बताएगा आपको? दिगंशीय क्वांटम संख्या बताएगी। इसके अलावा क्योंकि इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या भी कहते हैं तो ये कक्षक का कोणीय संवेग हमें बताता है, एंगुलर मोमेंटम हमें बताता है कि कक्षक का जो कोणीय संवेग है उसका फार्मूला h/2π √L × L + 1। L यहाँ पर क्या है? दिगंशीय क्वांटम संख्या है, h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई आपको पता ही है 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू आप ले सकते हो। कुछ एक बुक्स में जो है ये फार्मूला आपको h √L × L + 1 मिलेगा। तो वास्तव में ये जो h जो है ना, ये h/2π की शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई, शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखी हुई इन बुक्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल की बुक्स आ जाती है ना, उसमें इसको शॉर्ट टाइप में लिख देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि h जो h/2π के बराबर होता है, लेकिन हमारे मोस्टली बुक्स में जो ये फार्मूला लिखा हो तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बुक में ऐसा लिखा है तो इसमें आप इस फार्मूले के लिए h को h/2π ही समझना, सिर्फ इस फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हर एक जगह पे नहीं। अब देखो कि हमने यहाँ पर कक्षक का कोणीय संवेग का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा है कि h/2π × L × L + 1। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये S उपकोष है और कौन से उसमें है? पहले मुख्य कोष में है, तो इसको 1S उपकोष बोलते हैं, इसको 2S उपकोष, इसको 2P उपकोष, इसी तरह से 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। ठीक, अब देखिए 1S उपकोष के अंदर, 1S उपकोष के अंदर जो कक्षक होगा उसको हम जैसे एक वैसे होता था 3 डायमेंशनल ऐसे इसके नाभिक के चारों, लेकिन मैं एक बार समझने के लिए इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये 1S कक्षक कहलाता है, 1S कक्षक कहलाता है। ठीक, इसी तरह से इसके अंदर जो कक्षक होगा वो 2S कक्षक, इसके अंदर 3 होंगे वो 2P कक्षक कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे। अब देखिए कि कक्षक चाहे 1S कक्षक हो, चाहे 2S कक्षक हो, चाहे 3S कक्षक हो, चाहे 4S कक्षक हो, सभी का कोणीय संवेग क्या रहेगा? एक ही रहेगा, क्योंकि L का मान 1S के लिए भी L 0 है, 2S के लिए भी L क्या है? 0। देखो L की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 0 1 है, 0 1 2 है, 0 1 2 3 है। ठीक, तो L की वैल्यू क्या है? चाहे 1S हो, 2S हो, 3S हो, चाहे 4S कक्षक हो, सभी के लिए L की वैल्यू सेम है। L की वैल्यू सेम है तो कोणीय संवेग की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक, तो 1S, 2S, 3S, 4S यानी इस तरह से कोई भी हो, S कक्षक के लिए कोणीय संवेग का मान क्या रहेगा? h/2π ×
0 इंटू 0 प्लस 1, ओके, यानी h/2 पाई रहेगा। ठीक, इसी तरह से p कक्षक चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, उनके लिए भी कोणीय संवेग क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कोणीय संवेग n पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, l की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। अब आगे तीसरा क्वांटम संख्या हमारे पास चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक, या इसको सीधा चुंबकीय क्वांटम संख्या भी हम कह देते हैं, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ एक बुक्स में इसको ml के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया। वैसे दोनों डिनोटेशन जो है काफी चलती है। ठीक है, तो मैं एक बार आसानी के लिए जो है इसको m से डिनोट करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको जहां पर भी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो आप m को जो है ml समझ जाना अपने आप। ओके, तो अब देखिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो है आपको क्या बताता है, किसी भी उपकोष के अंदर जो कक्षक हैं, कक्षकों की संख्या कौन बताएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, और इसकी ओरिएंटेशन, उसका अभिविन्यास या उसका जो फैलाव आप कह सकते हो आसान सी भाषा में, वो आपको ये बताता है कि किस दिशा में कितना फैला हुआ, किस डायरेक्शन में कितना फैला हुआ। ये भी आपको कोई भी कक्षक जो है किस दिशा में कितना फैला हुआ है, उसका ओरिएंटेशन कौन बताएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या ही बताएगी, आपको m ही बताएगा। अब देखिए कि किसी भी गिवन उपकोष को कौन रिप्रेजेंट करता है, l, तो किसी भी गिवन l के लिए m का मान जो है वो क्या होगा, -L to 0 to प्लस l। ठीक, यानी -L से 0 से होता हुआ +1 तक, यानी l की वैल्यू अगर 0 है यानी s उपकोष है, अगर s उपकोष है तो l की वैल्यू 0 होगी, तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि -0 का मतलब 0 है, +0 का मतलब भी 0 है। ठीक है, तो एक ही मान होगा, यानी s उपकोष के अंदर सिर्फ एक ही कक्षक हो सकता है। ठीक, तो एक बार फिर से मैं यहाँ चित्र बना लेता हूँ कि यहाँ पर ये 1s, ये 2s 2p, ये 3s 3p 3d। ओके, कि अगर s किसी की भी बात करें तो l की वैल्यू क्या रहेगी, 0, तो m की वैल्यू भी 0, यानी m की वैल्यू ये एक वैल्यू है। एक वैल्यू का मतलब एक कक्षक है, इसमें भी एक कक्षक आएगा, इसमें भी एक कक्षक आएगा, इसमें भी एक कक्षक आएगा। s कोई भी उसमें एक ही कक्षक आ सकता है। और कक्षक जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आसानी से के लिए जैसे ऐसे गोले लगा रहा हूँ, वास्तव में कक्षक आपको बताया है कि नाभिक के चारों ओर जो है 3 विमीय स्पेस होता है, यानी इसके गिर्द वो क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम हो। तो इनकी शेप्स वगैरह के बारे में जो है, कक्षकों की जो शेप वो आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और L = 1 है, यानी P उपकोष की बात अगर हम करें, P उपकोष हो, चाहे आप 2P लो, 3P लो, 4P लो, कोई भी लो, P उपकोष की बात करें तो L = 1, तो M की वैल्यू जो है -1 से 0 से होती है +1 तक, यानी इसमें तीन जो है वो कक्षक आ सकते हैं। ओके, P में 3 कक्षक आ सकते हैं। D उपकोष की अगर हम बात करें तो L = 2 होगा, M की वैल्यू -2 से 0 से होती है, यानी -2 -1 0 से होती हुई +1 +2, यानी 5 वैल्यू जिसकी पॉसिबल है। तो D के अंदर 5 कक्षक जो है वो पॉसिबल है। ठीक, वो 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, कोई भी हो, उसमें 5 कक्षक आएंगे। F उपकोष में इसी तरह से जो है L की वैल्यू जो है वो 3, M की वैल्यू -3 -2 -1
0 +1 +2 +3। ठीक, तो इस तरह से जो टोटल 7 वैल्यूज पॉसिबल है, तो आगे जो 4f आएगा उसमें f सब सेल के अंदर 7 जो है वो ऑर्बिटल यानी 7 कक्षक जो है वो पॉसिबल है। ओके, तो m की देखिए यहाँ पर कुल वैल्यू है 1, यहाँ पर कुल वैल्यू है 3, l = 2 के लिए कुल वैल्यू 5 और l = 3 के लिए कुल वैल्यू कितनी है 7। तो जो कुल मान है l के, m के कुल मान, उसका सूत्र है 2l + 1। l की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0 + 1, एक मान आया जो कि 0 है। l = 1 रखोगे 2 × 1 + 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3। l = 2 रखोगे 2 × 2 4, 4 + 1 5। l = 3 रखोगे 3 × 2 6, 6 + 1 7। ओके, तो इस तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको क्या प्रोवाइड करता है। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है हमें किसी भी उपकोष के अंदर क्या है, कक्षकों की संख्या बताती है। ठीक, और इसके कुल स्वीकृत मान जो 12 + 1 हो सकते हैं। ठीक, और -l और इसके जो विन्यास है वो -l से 0 से होता है +1 तक होता है। ठीक, तो अब देखिए जो मैंने आपको समझाया वही सारा इस टेबल के अंदर मैंने समराइज कर दिया है। ठीक, जैसे S उपकोष में जो है 1 कक्षक हो सकता है और P के अंदर 3 कक्षक हो सकते हैं, D में 5 कक्षक हो सकते हैं, F में 7 कक्षक हो सकते हैं और G में 9 कक्षक हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि ये बातें सारी आप समझ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे P के अंदर 3 कक्षक होते हैं और तीनों के लिए M का मान जो है वो क्या है, -1 0 और +1 है। तो वास्तव में 3 P ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, Px, Py और Pz। ठीक, तो Z के लिए जो M का मान है वो 0 ही फिक्स है, मोस्टली हम यही लेते हैं। ठीक है, और Px और Py दोनों के लिए कोई विशेष निर्धारित नहीं है कि आप इसके लिए +1 लें या इसके लिए +1 लें, यानी +1 और -1 ये दोनों मान दोनों के लिए लिए जा सकते हैं। ठीक है, Px के लिए +1 भी लिया सकता है, Px के लिए -1 भी लिया जा सकता है। इसी तरह से Py के लिए +1 भी लिया जा सकता है, Py के लिए -1 भी लिया जा सकता है। लेकिन Pz के लिए मोस्टली जो है वो m = 0 ही लिया जाता है। ठीक, उसी तरह से D में 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dxz और dz², dx² - y²। ठीक, ये 5 होते हैं, इनके ये नाम याद रखना कौन कौन से, 3 तो सिद्ध ही हैं, dxy, dxz और dyz। ठीक, और बाकी 2 और कौन से, dz² और dx² - y²। तो अब इनमें से देखिए कि जो dz² है उसके लिए m का मान 0 फिक्स है। ठीक, और dx² - y² और dxy के लिए जो है m का मान +-2 है। +-2 का मतलब इन दोनों के लिए आप +2 भी यूज कर सकते हो, -2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके लिए +2 यूज करो तो इसके लिए -2 यूज कर लो, इसको -2 यूज करते हो तो इसके लिए +2 यूज कर लो। ठीक, उसी तरह से dxz और dyz के लिए +-1 है। ठीक, तो ये 2 लास्ट वाली इंपॉर्टेंट बातें, इनको याद रखना आपने। अब आगे आता है चौथा क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन पृथक्करण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण के सॉल्यूशन से नहीं आया है, बल्कि इसको बाद में खोज किसने की थी, उलेन, बैंक और गाउड-स्मिथ ने इसकी खोज की थी। ठीक, अब ये कहते हैं कि जैसे एक कक्षक के अंदर, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है,
ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, नाभिक के चारों ओर तो घूमते ही घूमते हैं, लेकिन अपने एक्स पर भी घूमते हैं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये एक्स हो गया, तो ये जैसे पृथ्वी घूमते हैं ना अपने एक्स पर, ठीक उसी तरह से घूमते हैं। तो अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, पक्की बात है, दोनों एक ही दिशा में नहीं घूम सकते, ठीक। तो देखिए कि अगर यहाँ पर हम एस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्मॉल एस के लिए दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ होगी, ठीक। यानी इनका जो परचक्रण है, इसकी जो स्पिन है वो क्या रहेगी, एक दूसरे से अपोजिट रहेगी। अब आइए लास्ट में हम चारों क्वांटम संख्याओं को ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको L से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से डिनोट करते हैं। और चौथा है हमारे पास प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको s से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण। तो यहाँ पर देखिए कि मुख्य क्वांटम संख्या आपको किसके बारे में बताती है, मुख्य कोश के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो मुख्य कोश के अंदर जो है उपकोशों की संख्या बताती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो उपकोश के अंदर कक्षकों की संख्या बताती है, ठीक। और ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन के बारे में बताती है, स्पिन जिसको हिंदी में हम परचक्रण कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 हो सकती है, और l की वैल्यू जो है 0 to n-1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि l की वैल्यू जो है वो n से हमेशा कम रहेगी, n के बराबर भी नहीं हो सकती, ठीक है। 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती l की वैल्यू। तो l की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 इस तरह से पॉसिबल है। 0 का मतलब S सब सेल है, 1 का मतलब P सब सेल है, 2 का मतलब D, और 3 का मतलब F सब सेल है, ओके। और हम बात करते हैं M की। तो M की वैल्यू जो है -L to +L थ्रू 0, ठीक है। -L से +L 0 से होता हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि m की जो वैल्यू है वो l के ±l के बराबर हो सकती है, या इनके बीच में हो सकती है, l से बड़ी नहीं हो सकती m की वैल्यू, याद रखना। और m की वैल्यू n के बराबर भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 ही रहेगी, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1 3 वैल्यूज पॉसिबल है। l की वैल्यू 2 है तो m की 5 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे क्या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर का सेट, चौथे की मैं एक बार बात नहीं कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, कि n = 3 l = 2 और m = 3, क्या ये पॉसिबल है? तो वैसे आप सीधा तो ये यहाँ से देख ही सकते हैं कि m की वैल्यू n के बराबर होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। m और l की वैल्यू n के बराबर या n से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ से अंदाजा भी लगाएं कि n = 3 के लिए l = 2 तो पॉसिबल है, क्योंकि l = 0 से n-1 यानी 2 तक हो सकते हैं, तो ये वैल्यू तो ठीक है। अब m की वैल्यू जो है -L से +L थ्रू 0, ठीक है। तो अब देखिए कि m की वैल्यू जो है मैक्सिमम क्या, -2 -1 0 1 एंड 2 यही हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, ओके। तो
अगले लेक्चर में जो है मैं आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें इस टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको चारों क्वांटम संख्याओं का एक सेट दे देंगे, उनमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो उसमें मोस्टली हमें इन्हीं चीज़ों पे विचार करना होगा। चौथा क्वांटम संख्या जो है स्पिन क्वांटम नंबर या पृथक्करण क्वांटम संख्या, इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, +12 एंड -12। ये +12 जो है ऊपरी पृथक्करण को रिप्रेजेंट करता है और ये निचला पृथक्करण को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो है इस लेक्चर में आपसे विदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी हम अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।